नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं ESPN 9 न्यूज और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा में। 2023 के राजस्थान के चुनाव आखिर किसको याद नहीं होंगे। अभी हाल ही में ये चुनाव हुए हैं जिसमें कई बड़े नेताओं को झटका लगा है। वसुंधरा राजे समेत किरोड़ीलाल मीणा और अन्य कई ऐसे नेता थे जो अपने आप को सीएम कुर्सी का दावेदार मान रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक नया नाम खोज निकाला, यानी ब्राह्मण वोट बैंक साधने के लिए भजनलाल शर्मा, जो कि एक बार के विधायक हैं, उनको सीएम कुर्सी सौंप दी जाती है। उसके बाद लगता है कि अब राजस्थान में बड़ा हंगामा होगा, लेकिन नहीं हुआ। वसुंधरा राजे ने चुप्पी साध कर रखी। फिर बात आई कि मंत्रिमंडल में कौन रहेगा और उप मुख्यमंत्री कौन रहेगा। उस समय भी विवाद की स्थिति उपजी थी, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे और उनके समर्थक विधायकों ने चुप्पी साध के रखी। थोड़ी बहुत सुगबुगाहट दिखी, लेकिन उससे पार्टी को कुछ खासा फर्क जो है नहीं पड़ा और अब मंत्रिमंडल का विस्तार तक हो चुका है। सबको विभाग बढ़ चुके हैं और अभी भी वसुंधरा राजे शांत हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे पूरा फोकस भाजपा की नेत्री वसुंधरा राजे पर रहा। लगातार ये कयास लगने लगे कि क्या वो बीजेपी के साथ बगावत करेंगी, क्या वो अपने पार्टी के आलाकमान नेताओं के खिलाफ विरोध जताना शुरू करेंगी। जैसा हमने इतिहास देखा जाए तो यूपी और मध्य प्रदेश का कल्याण सिंह और उमा भारती के साथ देखा था कि जब सीएम पद नहीं मिला, जब पार्टी आलाकमान का साथ नहीं मिला, तो पार्टी आलाकमान के विरुद्ध उनके बयान आए और उसके बाद आप जानते हैं कि वो पार्टी से अंदर बाहर होते रहे और वो साख जो उनकी भाजपा में हुआ करती थी वो साख उनकी नहीं रही। और इसमें एक अगला नंबर अब वसुंधरा राजे नहीं बल्कि उनके एक साथी नेता बाबा बालकनाथ का आ सकता है, जो सांसद थे, फिर सांसद से विधायक बने, चुनाव लड़ा और कयास लगातार ये लगाने लगे कि उत्तर प्रदेश की तरह राजस्थान में भी हिंदुत्व की चर्चा होगी और वो बाबा बालकनाथ करते हुए नजर आएंगे। उस समय वसुंधरा राजे से भी बड़ा नाम यहां पर बाबा बालकनाथ बन चुके थे। उनको और उनके समर्थकों को पूरी उम्मीद थी कि अब तो सीएम कुर्सी समझो मिल गई, लेकिन उनको सीएम कुर्सी नहीं मिलती। सबसे पहला धोखा उनके साथ यह हुआ। उसके बाद दूसरी तरफ चलें तो जब बात आई, चलिए सीएम कुर्सी नहीं मिली, लेकिन उप मुख्यमंत्री तो यहां पर बाबा बालकनाथ ही बनेंगे। लेकिन लगातार दूसरी बार भी यहां पर उनका नाम अटकलों में रहा, कागजों में रहा, लेकिन कागज के बाहर उनका नाम नहीं आ पाया और उप मुख्यमंत्री के रूप में भी वो नहीं चुने गए। फिर कहा गया चलो उप मुख्यमंत्री नहीं तो राज्य के गृह मंत्री बाबा बालकनाथ ही बनेंगे, क्योंकि बीजेपी को एक हिंदुत्व चेहरा चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यहां पर 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसी दिन से समझ लीजिए कि अब 2024 के चुनाव का ऐलान हो गया, घोषणा हो गई और तभी से यहां पर पार्टी सक्रिय हो जाएंगी। कांग्रेस अपनी रणनीति बनाएगी, इंडिया अलायंस अपनी रणनीति बनाएगी और बीजेपी और एनडीए अपनी रणनीति बनाएंगे, लेकिन वहां पर वो राज्य गृह मंत्री भी नहीं बनते हैं। लगातार तीसरी बार कयासों में रहे, कागजों में रहे, आलाकमान के दिमाग में रहे, लेकिन धरातल पर बाबा बालकनाथ नहीं उतरे और अब कयास लगातार ये लग रहे हैं कि बाबा बालकनाथ जो इतने दिनों से शांत थे, अब वो बड़ी सुगबुगाहट दिखा सकते हैं, क्योंकि वो इन तीन बड़े धोखे के बाद इंतजार चुनाव 2024 का कर रहे हैं और 2024 में जो है 2023 की भारतीय जनता पार्टी की गलतियां उनको भारी पड़ सकती है। और बाबा बालकनाथ को जिस तरीके से दरकिनार किया गया, यानी जब बीजेपी को हाइप चाहिए थी तो बाबा बालकनाथ का नाम कागजों में और बीजेपी के लोगों के मुंह से सुना गया, लेकिन जब बीजेपी की तरफ जनता का ध्यान आया तो उनको तुरंत दरकिनार कर दिया गया। तो क्या अब यहां पर बाबा बालकनाथ अपने विधायकों के साथ ये पार्टी छोड़ देंगे? क्या यहां पर बाबा बालकनाथ कोई बड़ा कदम उठाएंगे या फिर इसी तरीके से चुप्पी साधेंगे, या फिर 2024 के लिए उनकी कोई बड़ी प्लानिंग यहां पर नजर आती है, क्योंकि सांसद से विधायक उनको बना दिया गया है। तो क्या बीजेपी उनको दरकिनार करना चाहती थी? ये तमाम सवाल है और इन तमाम सवालों के जवाब आज हम सर से जानेंगे। सर, सबसे पहली बात तो ये कि बाबा बालकनाथ को जो कागजों में रखा गया, बयानों में रखा गया, तो क्या बीजेपी यहां पर अपने आप को एक हिंदू चेहरा दिखाना चाहती थी राजस्थान में चुनाव जीतने के लिए, और चुनाव के बाद अगर सीएम फैसला बदल भी जाए, वसुंधरा राजे ना बने, तो जनता को यह भरोसा दिलाने के लिए कि आपके लिए हम एक हिंदुत्व चेहरा ला रहे हैं, इसलिए क्या उनका नाम चर्चाओं में था? देखिए, मुझे लगता है दौलत की पूरे का पूरा जो खर्चा था वो चर्चा पे किया गया और पर्चे में फिर उनका नाम नहीं आया।
देखिए, पूरे के पूरे माहौल पे आप गौर करेंगे तो शुरुआत से ऐसा लगा कि बाबा बालकनाथ को आगे इसलिए प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनाती हुई नजर आने वाली है। जिस तरह से यूपी में हुआ कि योगी आदित्यनाथ को ऐन वक्त पे मुख्यमंत्री बनाया गया, ऐसा ही यहाँ पर लगा कि जो अगर सबसे बड़ी काट राज्य की कोई हो सकता है तो वो बाबा बालकनाथ होते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा वहां पर बनते हुए नजर आए। क्योंकि जब अलवर से चुनाव लड़े, बम्पर तरीके से उनको जीत हासिल होती है और बीजेपी को लगा कि ये चेहरा वो है जो राजनीति को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो घालमेल देखने को मिला कि अलवर से अच्छे खासे सांसद थे, उसके बाद उनको जो है विधायक बना दिया गया और एक तरीके से अब वो महज विधायक बन के रह गए। ऐसा लगा कि चुनावों से पहले बीजेपी शायद एक टेस्ट भी करना चाहती थी कि जो हम जिनको बड़ा मान रहे हैं क्या वो विधायक के लायक भी हैं या ये सिर्फ मोदी लहर में जीते हुए हैं। तो ऐसे में दोनों ही परीक्षाओं पे कहेंगे बाबा बालकनाथ खरे उतरे। एमपी में भी चुनाव जीते हैं, जब लोकसभा चुनाव होता है तो एमपी का चुनाव भी जीतते हैं, उसके बाद जब उनको पार्टी बोलती है कि विधायक की भी आप लड़िए, वो उसका भी चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। तो ऐसे में बाबा बालकनाथ दोनों कसौटी पर खरे उतरे, लेकिन उनकी कसौटी पर बीजेपी खरी नहीं उतर पाई। अगर आप देखें दौलत, तो जब सर्वे हो रहे थे सीएम पद को लेकर तो कई नाम चर्चाओं में थे, कई चेहरों पे गौर था कि भाई ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, ये बन सकते हैं। आपने भी खुद हमारे साथ प्रोग्राम की, कई सारे मुद्दों चेहरों पे हमने बात की, चाहे वो राज्य की बात करें, दिया की बात करें हम, चाहे हम और भी जो बड़े दिग्गज चेहरे रहे, और बाबा बालकनाथ भी उनमें से एक नाम थे, क्या वो भी सीएम बनेंगे। लेकिन देखिए, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में दिया कुमारी का तो भले ही उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्रालय मिल गया, लेकिन बाबा बालकनाथ खाली हाथ रह गए, उनके हिस्से कुछ भी नहीं आया। तमाम चर्चाएं जरूर उनके नाम की हुई, तमाम उनको लेकर मीडिया में सुर्खियां बनी, खबरें खूब आई। जो अधीर रंजन है कांग्रेस के सांसद, वो भी यही बात कह रहे हैं कि भाई आप तो मुख्यमंत्री बन गए राजस्थान के। लेकिन क्या ऐसा होता है कि उनके नाम से बीजेपी का मोह एकदम से भंग हो जाता है और उनका नाम तो मुख्यमंत्री की रेस में छोड़िए, मंत्री की रेस तक से भी बाहर हो जाता है। ये बड़ा सवाल अपने आप में दौलत बनता है कि बीजेपी आखिर किस रणनीति के तहत ये जा रही है। क्योंकि देखिए, बाबा बालकनाथ ने जिस तरह से थोड़े ही वक्त में लोकप्रियता हासिल की और जिस तरह से मीडिया की सबसे अधिक चर्चाओं में, सबसे अधिक कह सकते हैं कि उनको लेकर खबरें बनी, तो उनको शायद ये लगा बीजेपी को कि ऐसा ना हो कि ये चेहरा बहुत बड़ा बन जाए और बहुत बड़े लेवल पर राजस्थान में जो है बीजेपी को हैंडल करता हुआ नजर आए। इसीलिए मुझे लगता है उनको साइडलाइन कर दिया गया, जो बीजेपी की हमेशा से एक पॉलिसी रही है। अगर आप देखें राज्य को किस तरह से साइडलाइन किया गया, जो लोकप्रिय चेहरा थी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया, जो 4 बार के मुख्यमंत्री थे रमन सिंह को साइडलाइन कर दिया गया। तो बीजेपी में जो गुजरात लॉबी, लगातार आप बोलते भी इस बात को कि जो गुजरात लॉबी है वो लगातार इस तरह का काम कर रही है कि पार्टी में कोई बड़े चेहरे उभर के सामने नहीं आ पा रहे। जैसे ही वो बड़ा चेहरा बनने की तरफ जाते हैं, कोई ना कोई तिकड़म भिड़ाकर उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। आप तमाम सारे ढेरों एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जब बहुत सारे चेहरे, चाहे यशवंत सिन्हा की बात करें, कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, सिद्धू, ऐसे कई सारे बड़े बड़े चेहरे जो बीजेपी के लिए लगता था कि ये बहुत बड़ा नाम बनेंगे, लेकिन कैसे उनको साइडलाइन कर दिया गया। और अब चुनावों में देखें तो वसुंधरा और शिवराज और रमन सिंह को किस तरह से कह सकते हैं दूध में मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। तो ये बताता है अपने आप में कि क्या बीजेपी अब अपने ही नेताओं से डरना शुरू कर दिया है कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका इतना बुलंद नाम हो जाए, इनको थोड़ा सा बैकफुट पे लेके आओ। योगी के बारे में लगातार चर्चा होती है कि नेक्स्ट जो सीएम बनेंगे, फिर आपस में पीएम मोदी और योगी को लेकर तमाम सारी खबरें आती हैं कि कोई उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो क्या वाकई ये माना जा सकता है दौलत की जो बीजेपी का आला कमान है, जो आला कमान में बैठे हुए लोग हैं, क्या वो अपने ही नेताओं से कहीं कहीं खौफजदा है? और जो पीएम मोदी की बात की अगर हम देखें कि कौन पीएम बनेगा देश का, या बीजेपी की तरफ से कौन सा बड़ा चेहरा बनेगा, तो वो क्या अमित शाह के अलावा कोई और भी हो सकता है? क्या शिवराज सिंह चौहान सीधे तौर पर अमित शाह को टक्कर देते इसलिए उनको साइडलाइन कर दिया गया? तो ऐसे तमाम सारे सवाल है जो लगातार बीजेपी की तरफ उठ रहे हैं। और लगातार ये बात इसलिए भी उठ रही है कि बीजेपी क्यों अपने बड़े नेताओं, खासकर लोकप्रिय चेहरे हैं, उनके बारे में नहीं सोचता, उनके बारे में कोई बात नहीं करता। और देखिए, एक समय चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो कह सकते हैं कि राजे हों, शिवराज हों, ये सब ऐसे ऐसे चेहरे रहे जो बीजेपी को जिन्होंने सींचा, बीजेपी को जिन्होंने बुलंद किया। रमन सिंह लगातार 3 बार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। तो अपने आप में ये कितनी बड़ी बात है कि 20-22 साल, 23-24 साल उस राज्य को बने हुए होते हैं और 15 साल एक छत्र वहां पर रमन सिंह का राज रहता है। तो ये बताता है अपने आप में कि किस तरह से उन्होंने बीजेपी को वहां पर मजबूत किया होगा। लेकिन जैसे ही एक चुनाव हारते हैं, उनको पूरी तरह साइडलाइन कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो मंशा है, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी का आला कमान है वो इस बात को लेकर खौफजदा है, डरा हुआ भी है कि कहीं हमारे सामने कोई बड़ा चेहरा आ जाए और उसको हटाने में हमें दिक्कत हो, उससे पहले उसको रास्ता दिखा दो, साइडलाइन कर दो। और ये लगातार देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में मुझे लगता है बाबा बालकनाथ का नाम भी है, क्योंकि आपको याद होगा उनकी तुलना सीधे तौर पर सीएम
आदित्यनाथ योगी से की जाने लगी थी कि वहां पर एक योगी और यहाँ पर दूसरे योगी, तो हो सकता है ये भी एक बड़ा कारण हो। सर, क्या यहाँ पर सुगबुगाहट है कि 2024 के जब चुनावों का ऐलान होगा उस समय का मौका क्या बाबा बालानाथ देख रहे हैं और अपना समर्थन वापस ले सकते हैं? देखिए, बाबा बालकनाथ के बारे में आपने बहुत जरूरी बात की है, क्योंकि देखिए बाबा बालकनाथ एक ऐसे शख्स हैं जिनको आपने कभी बोलते हुए इस बारे में नहीं सुना होगा, नहीं बड़बोलापन दिखाया होगा, नहीं इसके ऊपर कोई अपना कह सकते हैं बगावती तेवर दिखाया होगा, बल्कि चुपचाप खामोश होकर वो बैठे हुए हैं। अभी तक आपने देखा कि चाहे मुख्यमंत्री पद को लेकर हो, चाहे उप मुख्यमंत्री को लेकर हो, चाहे मंत्री पद की जो लिस्ट आती है उसको लेकर हो, अभी तक बाबा बालकनाथ की तरफ से कोई भी ऐसा बयान नहीं आता है कि साहब मेरा दर्द झलक उठाओ कि मुझे ये नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत गमज़दा हूं, मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं। उनका कोई भी बयान नहीं आया। लेकिन बयान नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि वो परेशान नहीं होंगे, नाराज नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे और मायूस नहीं होंगे, क्योंकि देखिए जिस तरह से सपने आप दिखाते हैं दूसरों को, क्योंकि आप एक समय उनको सीएम पद की रेस में ले आते हैं, सर्वे होते हैं उसमें भी सबसे आगे वो चलते हैं। अचानक ऐसा क्या होता है कि भजनलाल शर्मा जो एक बार के विधायक वो निकल के सामने आते हैं, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। इस रेस में जो बाबा बालकनाथ लगातार सबसे बड़ा चेहरा बन के उभरते हैं, उनको आप दरकिनार कर देते हो। तो वाकई में क्या कोई बड़ा खेल अब राजस्थान में होने वाला है? क्या कोई बड़ा कह सकते हैं कि बिगाड़ बीजेपी में होने वाला है? क्योंकि बीजेपी में इस समय देखें तो जो उनसे नाराज लोग हैं वो काफी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर राजस्थान में। चाहे राजे की आप बात करें या फिर आप बाबा बालकनाथ की बात करें, चाहे बाल मुकुंद की बात करें, वो भी ये उम्मीद में थे कि उन्हें भी कोई बड़ा पद मिलेगा, उन्हें भी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। इसीलिए तमाम सारे बयान उनके देखे होंगे आपने, किस तरह की बयानबाजी वो करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में क्या जो भगवा की राजनीति बीजेपी ने शुरू की थी, क्या बीजेपी ही उसको खत्म करने पर उतारू हुए? ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। और क्या जो बाबा बालकनाथ है सारी की सारी प्रोसेस को देखकर भी चुप रहेंगे, या सही समय आने पर, सही मौका आने पर वो चौका मारते हुए नजर आएंगे? जी, यहाँ पर एक और बड़ा प्रश्न यहाँ पर है कि क्या यहाँ पर कांग्रेस ने जैसे मध्य प्रदेश में शुरू किया कि बीजेपी की दो फाड़ में बांटने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कांग्रेस राजस्थान में भी अशोक गहलोत या फिर सचिन पायलट के सहारे ऐसा कर सकती है कि बाबा बालकनाथ को लेकर एक हमदर्दी वाले बयान देना शुरू कर दे, बाबा बालकनाथ के ऊपर राजनीति करना शुरू कर दे? और ऐसे में क्या बीजेपी के बीच टूट देखी जा सकती है कि कयास तो वसुंधरा के लगाए जा रहे थे, लेकिन बाबा बालकनाथ दो कदम आगे निकले और बीजेपी के दो फाड़ उनकी वजह से हो गए? देखिए बिल्कुल, और दौलत जिस तरह से हम देख रहे हैं, मुझे याद आता है पीएम मोदी जब राजस्थान में गए थे और मंच से खड़े होकर सचिन पायलट के बारे में बात कर रहे थे कि भाई सचिन पायलट एक ऐसा, मुझे लगता है नौजवान, एक ऐसा नेता, एक ऐसा पारिवारिक लड़का जो लगातार जद्दोजहद में था कि उसको मौका दिया जाए सीएम बनने का, लगातार वो लड़ाई करता रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ में छलावा किया है, उनको सीएम पद नहीं सौंपा। और ये बात पीएम मोदी ने भरे मंच से कही थी, हमदर्दी कहीं ना कहीं सचिन पायलट के लिए दिखाई थी। इसके सियासी मायने कुछ इस तरह के थे दौलत की, अगर वहां पर बीजेपी के लिए कुछ सीटें कम रह जाती, यानी कि 90 या 85 के आसपास बीजेपी का आंकड़ा रहता, तो उनमें जो सीटें कम होती तो हो सकता है सचिन पायलट का एक ग्रुप जो है वो आकर बीजेपी को सपोर्ट करता। कुछ इस मंशा से ये किया गया होगा। लेकिन जैसे ही चुनाव बीतता है, बीजेपी चुनाव जीतती है, तो अब ये जो सारी की सारी चीजें ये बीजेपी पे आयत या उनके ऊपर एक तरह से पलटवार होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी दौलत जिस तरह से छलावे की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि जिस तरह से सचिन पायलट के ऊपर ये बात कही गई, वहीं पलटवार उनके ऊपर हो जाता है, क्योंकि हमने जिस तरह से मध्य प्रदेश में देख रहे हैं कि वहां पर शिवराज सिंह चौहान के लिए जीतू पटवारी कांग्रेस पार्टी के नए नवेले जो अध्यक्ष बने हैं, लगातार बड़बोलापन दिखा रहे हैं, लगातार बात कर रहे हैं कि भाई आपने, यानी कि बीजेपी ने किस तरह से दूल्हा तो किसी और को बनाया और दुल्हन मिल किसी और को गई। ये इस तरह का तंज वो कसते हुए नजर आ रहे हैं और सिंपैथी दिखा रहे हैं शिवराज के लिए कि भाई आपके साथ तो बड़ा बुरा हुआ, बीजेपी ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का आपको जो है कह सकते हैं कि आपको गद्दी से उतार कर जो है रास्ते पर ला दिया। और इस तरह की तमाम सारी बातें कहने के उनके बातों के जरिए निकल कर सामने आ रही है। कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान में, जिस तरह आपका सवाल था कि क्या ऐसा ही हाल देखने को मिलेगा, देखिए बिल्कुल, और कांग्रेस पार्टी जरूर इस तरह के जख्मों पर जो है उनके एक तरीके से उनको रगड़ना चाहेगी, उन पे लगातार वार करना चाहेगी कि भाई बीजेपी जो बात कहती थी हमारे लिए, पलट के उन्हीं के ऊपर वो बात आयद हो रही है। क्योंकि अब बालकनाथ हो या राजे हो, दोनों को ही मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर करे कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया है कि जो भी लोकप्रिय चेहरा होगा, बड़ा चेहरा होगा, उसको हम दरकिनार कर देंगे, भले ही वो राजे हों या भगवा के सबसे बड़े कह सकते हैं नाम के तौर पर उभरने वाले बाबा बालकनाथ हों, कोई मायने नहीं रखता बीजेपी के लिए। लेकिन हाँ, आला कमान जो है वो अपने आप को सेफ रखना चाहता है, अपने आप को मजबूत रखना चाहता है। उनके मुकाबले कोई खड़ा हो आकर, ये उनको कतई दौलत मिलता मंजूर नहीं है। इसीलिए राजस्थान में जो बाबा बालकनाथ है, उनकी स्थिति इस तरह की है कि ना तो वो घर के रहे और ना कहीं और के रहे। और कुल मिलाकर अब फिलहाल
खामोश होकर बैठ गए हैं कि भाई चलो मेरे पास जो सांसदी थी वो तक भी छीन ली और मुझे महज विधायक बनाकर छोड़ दिया। ऐसे में उनके बागी सुर, उनका जो गुस्सा है, हो सकता है कि उन्होंने अभी संभाल के रखा हो 2024 के लिए, और 2024 का चुनाव होगा उस समय उनका गुस्सा निकल कर सामने आए तो कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी इस तरह का जो कह सकते हैं कि सिंपैथी कार्ड है खासकर बालकनाथ और राजे के लिए, मुझे लगता है ऐसा कि मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी दौलत खेलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, जहां पर चर्चा चल रही थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे लेकिन मात्र अब एक विधायक बनकर रह गए हैं बाबा बालकनाथ, और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आला कमान को जवाब देने के लिए 2024 में बाबा बालकनाथ अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी से वापस ले सकते हैं। लेकिन वो समर्थन लेकर वापस आखिर कांग्रेस में जाएंगे या फिर अपनी एक अलग यूनिटी या फिर पार्टी बनाएंगे और बीजेपी को जवाब देंगे, या फिर ये सभी कयास यहां पर गलत होंगे और फिर दोबारा उनको लोकसभा में उतारा जाएगा, ये तो 2024 के चुनावों में ही देखना होगा। बाकी और भी ऐसी खबर जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।